हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर में हम लोग जो आपके बिहार पुलिस के अंदर में अभी जस्ट 20 तारीख को और 23 तारीख को जो पेपर हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले। पूरा सेशन आप लोग अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाल फिलहाल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्लस आप लोग क्या उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, इसको भी आप लोग समझ पाओगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने अपना योगदान यहाँ पर में दे दिया। जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने लाइब्रेरी की ग्रुप, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग। चलिए तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर में बेसिकली हम लोग जो एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो? हाथ ऊपर करके बता देंगे कि अगर आप लोग तैयार हो इस रोमांचक यात्रा के ऊपर में अपने आप को जांचने के लिए, क्या आप लोग एग्जाम से में पूछे जाने वाले एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 23 जुलाई 2025 को पूछा गया, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पर मैं बोला गया है कि किस पर आधारित थी, कौन से मॉडल पर आधारित थी। आप लोग बताइए कि क्या मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है? ठीक है, जल्दी बताइए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीनों हम लोगों ने देखी हुई है। तो दूसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। याद आ रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है, हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पेड क्लास के अंदर में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरे 5 ईयर प्लान्स मैंने आपको पढ़ाया है सारे के सारे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली ही लाइन मैंने वो पढ़ाई थी आप लोगों को। इसके अलावा उसकी कितनी विकास दर थी, कितना जो है यहाँ पर में आवंटन किया गया था, किसके ऊपर में फोकस किया गया था, हर एक चीज आप लोगों को पढ़ाई हुई है। तो जितने भी बच्चे जो पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हर वो चीज जो आप लोगों के काम की है वो आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग सेफ हैंड्स में हो और आप लोग जो है सफलता की तरफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, बस आपने रिवीजन करते रहनी है। नाउ फ्रेंड देखिए, प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहां स्थापित हुई थी, ये भी आपको बताया हुआ है। पहली क्या, मैंने आप लोगों को चारों याद करवाया हुआ है कि जो पहली बौद्ध परिषद थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वाली वैशाली के अंदर में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में और चौथी वाली कुंडलवन के अंदर में हुई थी। ठीक है, तो पहली वाली जो है फ्रेंड्स राजगृह के अंदर में हुई थी। कब हुई थी ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 20 का आंसर हो जाएगा। राजगृह के अंदर में हुई थी 483 बीसी के अंदर में। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, यहाँ आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली वही आया है कि नहीं आया आप लोगों का। राजगृह के अंदर में हुई थी 483 बीसी के अंदर में, बुद्धिज्म वाले टॉपिक के अंदर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। ये पेड क्लास का आप लोगों का वीडियो है बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म का। ठीक है, जो आपको पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज प्रॉपरली आप लोगों को पढ़ाई हुई है। और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो बच्चे सफल होना चाहते हैं वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आंसर क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? ठीक है, बौद्ध परिषद कब और कहा जो है स्थापित हुई थी? पहली वाली राजगृह में हुई थी 483 बीसी के अंदर में। आपको चारों के चारों पढ़ाया हुआ है, मैं रिवीजन करवा करवा के आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, पिट्स इंडिया अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया। मतलब जो है पिट्स जो इंडिया एक्ट था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दो काम है। एक तो काम है व्यापार का, ठीक है, व्यापार उसका काम है, और दूसरा काम है राजनीति का। ठीक है, राजनीति का। तो दोनों काम में डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि दोनों अलग अलग काम है और दोनों अलग अलग एंटिटीज के द्वारा किए जाएंगे। ये किया था पिट्स इंडिया अधिनियम ने। ठीक है, पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स जो है ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम के ऊपर में ये पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये एक्ट आया कब तक, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 के अंदर में आया था। आप यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। ये आपको पेड क्लास गवर्नर जनरल एंड वाइसराय पार्ट 1 के अंदर में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 के अंदर में। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 के अंदर में। ठीक है, रोहिल्ला युद्ध हुआ था 1774 के अंदर में, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की बात है। 75 से 82 में प्रथम मराठा और 82 के अंदर में सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, तो सालबाई की संधि कब हुई थी? मराठाओं के साथ में। ठीक है, 1782 के अंदर में, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो सारी चीजें, और इस पर क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं, तो ये अच्छे से आप लोग कर लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोला कि भाई आपके कुछ जो है राजनीतिक कार्य है, जो आप लोगों ने मतलब भारत के अंदर में जो विस्तारवादी उनकी सोच थी, ठीक है, उसको विस्तार करना है, अलग अलग राज्यों के साथ में संधि करनी है, समझौता करना है, युद्ध लड़ना है, और एक काम है व्यापार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन काम था। तो दोनों को स्पष्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया पिट्स इंडिया एक्ट ने। ठीक है, तो ये आप लोगों का पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? जल्दी से सभी लोग लिख देंगे, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देगा। 4 मिनट में 1400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 1100 के करीब आप लोगों ने सेशन को लाइक भी कर दिया है। तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे। ठीक है, हम लोग 5000 का टारगेट रख रहे हैं। 5000 जो है लाइव और लाइक्स दोनों होने चाहिए।
तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप हर जगह के ऊपर में जल्दी जल्दी से शेयर करते रहे इसको। ओके, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब आया था, जिसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कानून था जिसने जो है बिजनेस वर्क, जो है ट्रेडिंग वर्क और जो पॉलिटिकल वर्क थे, दोनों को सेपरेट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? अरे यार, ये तो आप लोगों का मतलब ऐसा हो गया कि एग्जामिनर शायद टीचिंग परीक्षा का कोर्स ले रखा है और वहीं से पेपर बना रहा है वो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? क्या ये अभी आपको थोड़े दिन पहले मैंने नहीं पढ़ाया? मुश्किल से एक हफ्ता पहले की बात है, एक हफ्ता पहले आपको पढ़ाया है। और ये देखिए आप लोगों का 23 जुलाई, मतलब कल ही ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों का। ठीक है, ये कितने बच्चे जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे, जितने भी बच्चे थे? एक हफ्ता पहले हम लोगों ने पढ़ा है इसको पेड क्लास में, स्पेसिफिकली बार बार आप लोगों को बताया मैंने। कृष्णा नदी, यहां पर मैं आप लोग देख लीजिए, ये पेड क्लास आपकी, ठीक है, कि कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, हम लोगों ने ये देखा हुआ था। कृष्णा नदी यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, उसकी सहायक नदियां जो है कौन कौन सी, वो भी हम लोगों ने देखा हुआ है पूरा का पूरा। इंडियन रिवर सिस्टम पार्ट नंबर 8 के अंदर में पूरा डिटेल में हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है, कृष्णा नदी के बारे में। ठीक है, कि महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के, ठीक है, उसकी कोयना, ठीक है, उसके बाद में जो है मालप्रभा, घटप्रभा, ठीक है, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब उसकी क्या है, सहायक नदियां है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां। ये आप देख सकते हो महाबलेश्वर से निकलती है। यहां पर मैं आप देख सकते हो स्पेसिफिकली बताया आपको, महाबलेश्वर से निकलती है पेड क्लास के अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग ये सारी चीजों को याद रख सकते हो। ओके, तो जो भी सारी चीजें पेड क्लास में कराई है वही आप लोगों को एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिल रही है। जितने भी बच्चे जिन्होंने ये एक हफ्ता पहले ही ये सेशन देखा था, हाथ ऊपर करके बता देंगे। ओके, चलिए, गुड। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो कि कृष्णा नदी, ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है वहां से महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और ये इंडियन पेनिनसुला की, ठीक है, भारतीय जो प्रायद्वीप है उसकी दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी के बाद में। ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की, ये भी याद रखना आप लोगों ने। भीमा, कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा, डंडी, मूसी, ये सब क्या है आपकी, इसकी सहायक नदियां है। ये सारा हम लोगों ने देखा हुआ है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, जो कृष्णा की सहायक नदी है। ओके, चलिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए बताइए जल्दी से, जल्दी से। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? चाहे राष्ट्रपति बनना हो आप लोगों ने, चाहे वाइस प्रेसिडेंट बनना हो आप लोगों ने, चाहे आपने गवर्नर बनना हो, ठीक है, तीनों की आयु जो है वो सेम है, मिनिमम आयु, ठीक है, 35 ईयर्स है मिनिमम। ओके, तो 35 साल की आयु रिक्वायर्ड है कम से कम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है, आप कितने भी साल के हो गए आप राष्ट्रपति बन सकते हो, लेकिन मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पर में जो 35 के हो चुके हैं, 35 की आयु प्राप्त कर चुके हैं? अगर हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए। और कितने हैं जो अभी भी बचे हैं, 35 के एज हासिल करने की बची है उनकी? ठीक है, तो जो 35 के हो चुके हैं मतलब वो राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, ठीक है, और गवर्नर भी बन सकते हैं जो लोग 35 के हो चुके हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हम लोग। सी इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट नंबर 1 में टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 58 के अंदर में साफ साफ बताया गया है आपको। ठीक है, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पर मैं आप देखिए हर एक चीज यहाँ पर में इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम कोई एज नहीं है, 35 ईयर्स मिनिमम है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और उसके पास में जो है फ्रेंड्स लोकसभा का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, हर एक चीज हमने पढ़ी है, आर्टिकल नंबर 58 के अंदर में ये दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट नंबर 1 के अंदर में। तो जो बच्चे ऑलरेडी पेड क्लास में जुड़ चुके हैं वो लोग जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। आप लोग को टॉप 100 के अंदर में आना है, आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों को जो है टॉप रैंकिंग्स के अंदर में आने के लिए स्ट्राइव करना है। मैंने आपको बोला भी है कि जो टीचिंग परीक्षा का पेड स्टूडेंट है, अगर वो टॉप 100 के अंदर में, जनरल के अंदर में या ओवरऑल रैंकिंग के अंदर में, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, टॉप 100 में आएगा, ठीक है, उसकी 200% फीस रिफंड होगी और प्लस उसको लैपटॉप भी मिलेगा टीचिंग परीक्षा की तरफ से। आपको मोटिवेट कर रहे हैं ज्यादा पढ़ने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है, चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है 1885 से लेकर 1947 तक, इसको हम लोग करने वाले हैं। इसको संडे के दिन हम लोग करेंगे, ठीक है, 7 दिन 7 टॉपिक 7 टेस्ट। तो 7 दिन 7 टॉपिक 7 टेस्ट, जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता रहेगा वैसे वैसे हम लोग इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जब आपको कांग्रेस के सेशंस पढ़ाऊंगा तो उनसे रिलेटेड जो भी इतिहास है, उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, उनको भी आप लोगों को पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, चलिए, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों का।
गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है ये आप लोगों को बताना था फ्रेंड्स, ठीक है। तो हिल्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग से होता है गोदावरी नदी का, यमुनोत्री से होता है, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, गंगोत्री से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं गोदावरी नदी की बात करूं तो गोदावरी नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है ना, ये कहां से है, त्रिंबकेश्वर की जो त्रिंबकेश्वर है, ठीक है, सह्याद्री हिल्स, वहां से आप लोग इसका उद्गम स्थल होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, तो वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से बोला जाए कि गोदावरी नदी का, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स, ये नासिक के पास में है, ठीक है, नासिक में त्रिंबकेश्वर, त्रिंबक, ठीक है, त्रिंबकेश्वर जो जगह है वहां से इसका उद्गम स्थल होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या लगाना है, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स इसका त्रिंबकेश्वर से होता है, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो है वो आप लोगों को मिलेगी कर्नाटक के अंदर में, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है आप लोगों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। इसका आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये याद रखेंगे, सह्याद्री नासिक के त्रिंबकेश्वर से होता है इसका उद्गम स्थल। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। 70वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो बजट की बात कर रहा है यहाँ पर मैं, देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अंदर में कहीं पे भी बजट का उल्लेख नहीं किया गया, वहां पर में बोला गया वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बोला गया। बजट हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा के अंदर में उसको, ठीक है। तो संसद का कौन सा वाला आर्टिकल है हमारे संविधान का जो इसके लिए बोलता है और किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि आर्टिकल नंबर 112 जो है ये कहता है कि संसद के अंदर में हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट प्रस्तुत होगा, कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास में, कितना पैसा खर्च करना है, उसका अप्रूवल लेना है। तो ये सारी चीजें जो है बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर में होती है, ठीक है। ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है, ठीक है, प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है, ये याद रखना है कि हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण जो है प्रस्तुत किया जाए। प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो जो बजट है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है, राष्ट्रपति की है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था, मैंने बताया था कि जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी जो ऑफिशियली जो हमारे आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 112 के अंदर में, वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, ठीक है। राष्ट्रपति उसको जो है वो करवाए, प्रस्तुत करवाए। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है कब इनेक्ट किया गया था, ये बताइए आप लोग। क्या होता था ना, ठीक है, कि वैसे तो हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल नंबर 51 के अंदर में भी बोला गया है कि 51A के अंदर में कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप जो राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें उनका संरक्षण करें। नहीं तो आप लोग क्या करते थे, आप जाते थे लाल किले के ऊपर में, ठीक है, लाल किले के ऊपर में वहां पत्थर लेते थे, ठीक है, राजू, लव्स, नेहा, ठीक है, लिख के आ जाते थे, हार्ट बना देते थे बढ़िया सा, ठीक है, उसमें एक तीर भी बना देते थे, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं ये क्या चीज रहती है, मेरे को अभी भी नहीं, अच्छा तीर का पीछे का हिस्सा, ओके। यहाँ पर मैं आर लिख देते थे, यहाँ एन लिख देते थे, ठीक है। मतलब कुरेद कुरेद के आ जाते थे आप लोग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। या फिर कई जगह ऐसा होता था कि तोड़फोड़ कर देते थे आप लोग, उसको बचाते नहीं थे। सरकार की जिम्मेदारी कर दी गई कि भाई सरकार उसको जो है प्रिजर्व करे। इवन अंग्रेजों के समय में भी ये चीज का एहसास था उन लोगों को कि जो राष्ट्रीय स्मारक है या राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें, जो मॉन्यूमेंट्स है हमारे पुरानी चीजें, उनको संरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 पास हुआ था, ठीक है, 1904 अंग्रेजों के समय में, ठीक है। ये आप लोग याद रखोगे कि 1904 के अंदर में लॉर्ड कर्जन के समय में इसको पास किया गया था, क्योंकि उनको भी पता था कि इनको बचा के रखना जरूरी है, क्योंकि ये खत्म हो गए तो फिर वापस से नहीं मिलने वाले, ठीक है, इसी वजह से। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के अंदर में आया था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया कोयला खदानें देश के किस राज्य में स्थित है। झरिया कोल्ड फील्ड, झरिया कोल्ड फील्ड जो है फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं कि ये वही कोयला खदानें हैं जहां से टिस्को को कोयला सप्लाई होता है। ये क्वेश्चन DSSB के अंदर में भी आया था। तो टिस्को को कोयला कहां से सप्लाई होता है, झरिया कोल्ड फील्ड से। तो झरिया कोल्ड फील्ड आप लोगों को कहां पर में मिलेगी, झरिया कोल्ड फील्ड।
तो ये आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड झारखंड के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, झारखंड के अंदर में है झरिया कोलफील्ड। ठीक है, इसके अलावा जो है सिंगारेनी जो है कोलरीज या सिंगारेनी कोल्ड फील्ड कहां पर में मौजूद है, अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है सिंगारेनी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के अंदर में लोकेटेड है सिंगारेनी। ठीक है, सिंगारेनी, ठीक है, सिंगारेनी आंध्र प्रदेश के अंदर में है। रानीगंज कहां पर में है, रानीगंज, रानीगंज, रानीगंज कोल्ड फील्ड, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में आप लोगों को मिलेगी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और एक है तालचेर कोल्ड फील्ड, तालचेर, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेंगी उड़ीसा के अंदर में, तालचेर, तालचेर। ओके, तो झरिया कोलफील्ड झारखंड में, सिंगारेनी आंध्र प्रदेश के अंदर में है, ठीक है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, और तालचेर उड़ीसा में। एक बार सभी लोग जल्दी से लिख देंगे इसको, ये पॉइंट्स लिख दो जल्दी से कमेंट के अंदर में। ये पूछा जा सकता है, देखो कभी भी हो सकता है तालचेर आप लोगों से पूछ लिया जाए, हो सकता है रानीगंज कहां पर में ये पूछ लिया जाए, सिंगारेनी कोलफील्ड कहां पर में ये पूछ लिया जाए, झरिया आप लोगों से पूछा ही गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए। थोड़ी देर के अंदर में मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से टॉप फैन मूवमेंट भी दिखा दिया जाए, और जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो लोग हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स एक बार जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो ये लिख दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आप लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी जो है फ्रेंड्स उसके अंदर में भी यहाँ पर में दिया हुआ है कोलफील्ड कहाँ पर में आप लोगों की। ठीक है, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, रानीगंज आप लोगों को मिलेगी पश्चिम बंगाल के अंदर में, झरिया आपको मिलेगा झारखंड में, बोकारो भी झारखंड के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, तालचेर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मिलेगा जो है उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, सिंगारेनी जो है आप लोगों को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासनकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें, बताइए जल्दी से। चलिए, यहाँ पर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ टॉप फैन मूवमेंट जो है वो आ चुका है हमारे पास में, इसका डेटा। ठीक है, सोनी कुमारी जो है वो टॉप पर है, सुप्रिया तिवारी है बीपीएससी एस्पिरेंट है। ठीक है, सपना कुमारी है, सुचिता कुमारी है, सुचित्रा कुमारी है, प्रभा सिंह है, स्मृति कंचन है, सीता कुमारी, किरण कुमारी, सुधा द्विवेदी, एसके उमाराम। ठीक है, चलिए, ये सारे के सारे लोग हैं जो टॉप फैन मूवमेंट के अंदर में जो कमेंट्स कर रहे हैं उनके अनुसार है, तो आप लोग भी कमेंट्स के अंदर में आंसर्स करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासनकाल के अनुसार सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे, ठीक है, खिलजी आए थे पहले, ठीक है, या लोधी आए थे, तुगलक आए थे, या सैयद आए थे। सबसे पहले जो है फ्रेंड्स गुलाम वंश आप लोगों को पता आया था। ठीक है, गुलाम वंश, ठीक है, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। ठीक है, इनको ही आप लोग इलबरी तुर्क वंश भी बोलते हो, इलबरी, इलबरी तुर्क। ठीक है, इलबरी तुर्क भी बोला जाता है। उसके बाद में कौन आया था, ठीक है, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी, खिलजी वंश आया। ठीक है, उसके बाद में आया था तुगलक, तुगलक, तुगलक वंश। फिर उसके बाद में आया था सैयद वंश, सैयद। और उसके बाद में आया था लोधी वंश, लोधी वंश सबसे लास्ट में था दिल्ली सल्तनत का। तो गुलाम वंश, ठीक है, इलबरी तुर्क वंश भी इसको बोला जाता है, खिलजी या खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, तो अगर आप लोगों से बोला जाए इनके सही कालक्रम क्या बताना है आप लोगों ने, तो पहले आएगा 4, ठीक है, फिर आएगा आप लोगों का तुगलक आया थे 1, ठीक है, फिर 3 और फिर 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 1 3 2। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, आप लोगों ने आंसर कर भी दिया है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बी आंसर लगाया है बहुत सारे लोगों ने। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में दिया भी है ये। ठीक है, तो तुर्क जो लोग थे, ओके, मामलुक वंश या स्लेव डायनेस्टी इनको बोला जाता है, इलबरी तुर्क वंश या मामलुक वंश भी बोलते हैं इनको, खिलजी या खलजी। ठीक है, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। ठीक है ना, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य जो है तिलक के रूप में वो जाने गए कब, 64वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ ये क्वेश्चन ये। जी
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में क्या हुआ कि चापेकर बंधुओं ने जो रैंड था और उनका साथी था आयर्स्ट, ठीक है, उसकी हत्या कर दी थी। प्लेग कमीशन के अध्यक्ष थे रैंड, और उनके सहायक थे, उनके अंगरक्षक थे आयर्स्ट। उनकी हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने। तो जब चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी तो ऐसा आरोप लगाया कि चापेकर बंधुओं को उकसाने का काम जो है बाल गंगाधर तिलक के जो लेख थे, ठीक है, केसरी के अंदर में जो उन्होंने लेख लिखे थे उसके अंदर में ऐसी बातें की गई थी कि रैंड को तो मार देना चाहिए वगैरह वगैरह, तो इन्होंने उकसाया था, ऐसा आरोप लगा। ठीक है, तो जब सरकार ने उन पर आरोप लगाया, ठीक है, तो उनको जेल हो गई। जेल से जब वो छूटे तो लोगों ने उनको लोकमान्य कहना स्टार्ट कर दिया, पॉपुलर, ठीक है, लीडर, बिलव्ड लीडर, या फिर लोगों का प्रिय नेता, लोकमान्य। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जब उनको रैंड मर्डर केस के ऊपर में आरोपी बनाया, उनको जेल हो गई, और जब वो जेल से छूटे तो लोगों ने उनको लोकमान्य कहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सरकार ने उन्हें जब रैंड मर्डर केस के अंदर में अभियुक्त बनाया था तो लोगों के मन में उनके प्रति जो है एक आप बोल सकते हो संवेदना जागे, उनके लिए इमोशंस जागे। ठीक है, मन में इमोशन जागे वाला काम हो गया उनके ऊपर, उनके लिए। ठीक है, वो कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? फर्स्ट पेंशन भोगी, मतलब अंग्रेजों से पेंशन लेने लगा था और अंग्रेजों ने बोला था कि ठीक है इनको पेंशन देंगे हम, ठीक है, लेकिन आप शर्त क्या है कि आपको केवल और केवल अपने दायरे में रहना है। ओके, तो वो कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया और अंग्रेजों से पेंशन लेकर बस अपने जो बहल है बस वही तक सीमित रहता था? तो आंसर हो जाएगा शाह आलम द सेकंड, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम जो है फ्रेंड्स, इन्होंने बक्सर की जो लड़ाई थी उसके बाद में ये अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद में हुई थी इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जो संधि थी वो हुई थी 1765 के अंदर में, तो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। उसके बाद में अकबर द सेकंड आया, वो भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था, और उसके बाद में जो बहादुर शाह जफर आए वो भी अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे। ठीक है, तो शाह आलम द सेकंड अंग्रेजों का पेंशन भोगी था, अंग्रेजों से पेंशन लेकर, ठीक है, अपने महल के अंदर में रहता था। बस ये एक शर्त रख दी गई थी इनके ऊपर में। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? किसने बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में शामिल हो जाइए? बताइए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में जो है आ जाना चाहिए सुभाष चंद्र बोस को, ये प्रेरित किया था चित्तरंजन दास ने और महात्मा गांधी ने। ठीक है, कि कांग्रेस के अंदर में इनको आ जाना चाहिए। चित्तरंजन दास को वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, पॉलिटिकल गुरु। तो सुभाष चंद्र बोस अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? चित्तरंजन दास जी को। और अपना आध्यात्मिक गुरु या स्पिरिचुअल लीडर किसको मानते थे? स्वामी विवेकानंद जी को, विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस अपना आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे, स्पिरिचुअल लीडर, और अपना पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु मानते थे जो चित्तरंजन दास जी है, ठीक है, उनको। तो चित्तरंजन दास को, देश बंधु चित्तरंजन दास को अपना पॉलिटिकल गुरु और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु सुभाष चंद्र बोस मानते थे, ये याद रखना है। और उनको प्रेरित किसने किया था? उन्हीं के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास जी और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वो कांग्रेस के अंदर में शामिल हुए थे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। बाकी ये पॉलिटिकल गुरु कौन थे और स्पिरिचुअल लीडर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस किसको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट ने 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी? व्यापार करने की अनुमति दे दी कि भारत के अंदर में व्यापार कर सकते हो आप। 2000 लाइक से केवल 45 लाइक्स दूर है हम लोग। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। किस मुगल सम्राट ने 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी? तो 1617 में मुगल जो बादशाह थे वो थे जहांगीर। तो जहांगीर के समय काल के अंदर में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है,
तो यहां मैं 1 2 3 4 लिख देता हूं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, यहां पर ओके 4 है आप लोगों के सामने। तो साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत ही सिंपल है। साइमन कमीशन का क्या है, अगर इसकी स्थापना कब हुई तो 1927 में हुई थी, भारत कब आया तो 1928 में आया, दोनों ही केस में देख लेंगे हम लोग। कैबिनेट मिशन प्लान जो है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर में, ठीक है, ये आया था मार्च के महीने में, मार्च 1946 में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चालू हुआ था, ठीक है। अब आप लोग लगाइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। 3000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, एकदम स्पीड में आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए। जल्दी जल्दी से आंसर करिए आप लोग। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स आंसर यहां पर मैं कर दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा साइमन कमीशन इन सब में, फिर आएगा आप लोगों का 4, 1 4 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, ठीक है। तो 1 4 2 3 ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है, अब बड़ी विडंबना है, ठीक है, जो इसका आंसर है आप लोग खुद से सोचिए कि उसकी उम्र 35 साल की जो है वो होनी चाहिए, जी बिल्कुल, ठीक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा का सांसद बोलना चाहता है वो, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा होता है आपका, तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। राज्यसभा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मैं लोकसभा की, लोकसभा के लिए जो भी क्वालिफिकेशन लोकसभा के लिए लगाएंगे वो अपने आप इस पर लग जाएंगी। तो लोकसभा के लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन इसके पास में होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास में। और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता चाहिए होती है वो इसमें भी लागू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का सही है, पहला वाला, तीसरा वाला सही है, भारत का नागरिक हो ये भी सही है। पढ़ा लिखा होना सच कोई वो नहीं, पढ़ा लिखा होना तो इंपॉर्टेंट थोड़ी बात है, ठीक है, ये वाली। तो आप खुद सोचिए, एजुकेशन हमारे भारत के अंदर में जो है नहीं है, ना प्रधानमंत्री के लिए, ना राष्ट्रपति के लिए, ना उपराष्ट्रपति के लिए, ना सांसद बनने के लिए, किसी के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 10th पास होना, ऐसा रख दीजिए कि आज से 10 साल बाद हम लोग लागू करेंगे। कितने लोग एग्री करते कि एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए, कि चलो कि कोई व्यक्ति है, ऐसा नहीं करते कि हम अभी वाले को हम लोग करें, लेकिन आगे आगे जाकर, ठीक है, आगे जाकर एटलीस्ट जो है पढ़े लिखे लोग आए। आज कानून बना दो कि हम जो है 2035 के बाद में, ठीक है, 2035 के बाद में जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहेगा उसका कम से कम 10th पास होना जरूरी है, कम से कम 10th पास होना जरूरी है, ओके। मुख्यमंत्री के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी, बाकी सब जितने भी है उन सब के लिए। उससे क्या होगा कि अगर मान लो कोई नहीं भी है, ठीक है, अभी पढ़ा लिखा या 10th पास नहीं है, तो वो एटलीस्ट कोशिश करेंगे, 10 साल है उसके पास में, ठीक है, 10 साल रहेंगे उसके पास में कम से कम वो करने के लिए। चपरासी के लिए कई बार ग्रेजुएशन मांग लेते हैं सर, ये बात बिल्कुल सही बात है कि मतलब 12वीं पास होना, ग्रेजुएशन होना, ये सारी चीजें मांग लेते हैं, लेकिन ये नहीं मांग। चलिए, तो आई होप आप लोग ये चीज समझ होंगे कि एजुकेशन वहां पर में क्राइटेरिया नहीं है, 35 साल की उम्र हो, ठीक है, कम से कम भारत का नागरिक हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए उसके पास में राष्ट्रपति के लिए। और उपराष्ट्रपति बनना है अगर आपने, तो राज्यसभा के लिए जो शर्तें होंगी वो अपने आप पे लागू हो जाएंगी। सरकारी या लाभ का पद नहीं होना चाहिए उसके पास में, कोई ऐसे पद पर ना हो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर में या कोई मंत्री वगैरह ना हो, अगर है तो पहले इस्तीफा देगा फिर लड़ेगा चुनाव, ठीक है। संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, अगर है तो पहले इस्तीफा देना चाहिए उसने, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन है, शुंग डायनेस्टी, हरियंग डायनेस्टी, नंद और मौर्य डायनेस्टी, आंसर करेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। वित्त मंत्री का सीए पास होना जरूरी, किसी ने लिखा है। अब वित्त मंत्री का कम से कम ग्रेजुएट होना तो जरूरी होना ही चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारे फैसले लेने होते हैं, इतना बड़ा बजट, किसको पैसा एलोकेट करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के पहले के वंश की, ठीक है, तो सबसे पहले जो मगध महाजनपद था उसके अंदर में आया था हरियंक वंश,
ठीक है, हरियंक, ठीक है, हरियंक। फिर आया था शिशुनाग, शिशुनाग वंश, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये 3 वंश थे जो मगध महाजनपद के समय के थे। फिर आया था मौर्य वंश, मौर्य, और मौर्य वंश का खात्मा किया था शुंग वंश ने, पुष्यमित्र शुंग जो था उसने, ठीक है। तो शुंग वंश जो था उसने खात्मा किया था, शुंग, ओके, शुंग वंश। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, अब आप लोग लगाइए इसके अनुसार क्या लगेगा, ठीक है। हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इनको मगध महाजनपद के 3 राजवंश माना जाता है, ठीक है। फिर आया था मौर्य और फिर आया था शुंग, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले हरियंक वंश की, ठीक है, तो हरियंक वंश सबसे पहले था 2। फिर आया था शिशुनाग, लेकिन शिशुनाग ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। फिर आया आपका नंद वंश, ठीक है। फिर आया मौर्य, और मौर्य को खत्म करके शुंग वंश भारत में स्थापित हुआ था। तो 3 2 3 4 1 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 2 3 4 1, बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। 3200 के करीब बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में भी शेयर कर दीजिए। सभी लोग जहां जहां शेयर कर सकते हो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज भी आने वाली है, ठीक है। हार्डली 10 डेज के अंदर में मैं आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी करूंगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जगहों पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो ज्यादा जो है जिसके साथी यहाँ पर में रहेंगे, जितने ज्यादा साथी आप लोग जोड़ पाओगे यहाँ पर में, उतना ज्यादा आप सब लोगों के लिए फायदा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उससे पहले आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसका जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस है 1885 से 1947 के बीच में जितने भी सेशंस हुए, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे ना। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अब देखिए, गोलकुंडा की जो बात हो रही है यहाँ पर में, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये यहाँ पर में जो है आज का जो हैदराबाद और उसके आसपास का इलाका है, वहां पर में गोलकुंडा था, और इधर साइड में जो कर्नाटक वाला इलाका है, गोवा वाला इलाका है, वहां पर में था बीजापुर, ठीक है, और यहाँ पर में था गोलकुंडा। तो बीजापुर और गोलकुंडा दोनों के ऊपर में अधिकार मुगलों के कौन से शासक ने किया था? औरंगजेब ने किया था। तो अबुल हसन कुतुब शाह उसका नाम था, ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह, जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के ऊपर में कब्जा किया था। तो गोलकुंडा के ऊपर में कब्जा कब किया गया, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1687 के अंदर में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले के ऊपर में कब्जा कब किया था। तो गोलकुंडा के ऊपर में कब्जा कर लिया था 1687 के अंदर में। उस समय में गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह, ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर में भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने नॉलेज कैप्सूल्स जो है वो अच्छे से देखे हैं? जल्दी से बताइए हाथ ऊपर करके, कितने लोग हैं आप लोगों में से जिन्होंने नॉलेज कैप्सूल्स देखे? अगर नहीं देखे तो प्लीज अच्छे से देखिए, और जो बच्चे अभी तक भी नहीं जुड़े टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो। क्योंकि नॉलेज कैप्सूल के अंदर में मैंने आप लोगों को जितनी भी समितियां है, ठीक है, संसद की, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने किया है, देखा है उन्होंने सेशन को, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे आगे जाने वाले बच्चे, ये लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, ठीक है, और कितने सदस्य होते हैं उसके अंदर में, कहां से चुने जाते हैं ये सदस्य, ये भी आप लोग बता देंगे मुझे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे बड़ी जो समिति है हमारी, वो है एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके अंदर में 30 मेंबर्स होते हैं, और ऑल 30, ठीक है, ऑल आर फ्रॉम, ठीक है, लोकसभा, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पूरा डिटेल में हम लोगों ने देखा है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन किया है नॉलेज कैप्सूल का, उनको याद होगा, उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते जाइए आप लोग, सारी चीजें आपको पढ़ाई है, ओके। तो एस्टिमेट कमेटी, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्राक्कलन कमेटी संसद की सबसे बड़ी समिति है। जितने भी मेंबर्स होते हैं 30 के 30 मेंबर सारे लोकसभा से होते हैं, ठीक है, इसके अंदर में। तो ये जो है फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन था। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहते हो कि और भी इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाए, बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को इसी तरीके से करवाई जाए, तो आप लोग ठीक है टीचिंग परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की 8th स्टैंडर्ड की जो
जी, एक न्यूज आप लोगों के लिए आई है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टेट वाइज जो है वैकेंसी रिलीज हो गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि स्टेट वाइज वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को पूरा का पूरा इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो जितने भी बच्चे केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से उस सेशन पे भी आ जाइएगा आप लोग। आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, आपके शहर में, आपके इलाके में कितनी वैकेंसी है, उसका ब्यौरा जो है फ्रेंड्स वो आ चुका है हमारे पास में। ठीक है, तो पूरा ऑफिशियल डेटा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग उस सेशन पे भी आ जाइए ताकि जल्दी से आप लोग देख सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे जो एनसीईआरटी के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी आप लोगों की आ चुकी है, उसको भी अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो अब तक एनसीईआरटी कोर्स में नहीं जुड़े वो जल्दी से जुड़ सकते हैं न्यू एनसीईआरटी कोर्स के अंदर में। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे अभी जो हमारा ये सेशन है स्टेट वाइज जो वैकेंसी आ चुकी है केवीएस की। ठीक है, उसका पूरा का पूरा डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। 1 मिनट में मैं उसके अंदर में आ रहा हूँ सेशन में, जल्दी से आप लोग भी जुड़ जाइए, सभी के सभी लोग।